Звідки вони хуяють, блядь? Звідки? चलिए दोस्तों, आज फिर से रशिया और यूक्रेन के बारे में बात करते हैं। मुद्दा तो आपको पता ही होगा और अंजाम आपको न्यूज़ चैनल वाले बता ही दे रहे होंगे। आज के एपिसोड में इस मुद्दे को हम तह तक डिकोड करके समझेंगे और कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मोटे मोटे हमारे कुछ 6 सवाल हैं। पहला, रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट का हिस्ट्री क्या है। दूसरा, रशिया की मांगे आखिर क्या क्या है। तीसरा, यूक्रेन का रशिया के ऊपर क्या कोई लेवरेज है। चौथा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इस मुद्दे पे क्या कर रही हैं। पांचवा, भारत का क्या टेक है इस कॉन्फ्लिक्ट पे। और छठवां, इस पूरे इशू से, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से विश्व भर में क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोस्तों, दिसंबर के महीने में मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जब रशिया अपनी ट्रूप्स डिप्लॉय कर रही थी यूक्रेन के बॉर्डर पे। उस टाइम पे मैंने ये कहा था कि रशिया वॉर करना नहीं चाहता है, जबकि पुतिन के कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है अमेरिका के सामने जिनको अचीव करने के लिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन रशिया के इस वॉर टाइम मोड को देखकर मैं, मेरी तरह तमाम एनालिस्ट, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड इवन सारे कंट्रीज शॉक में हैं। उस टाइम पे मैंने ये भी कहा था उस वीडियो के एंड में कि यूक्रेन के समर्थन में आने वाले सारे देश अपना समर्थन मोरल और वर्बल लेवल तक ही रखेंगे। कोई भी अपना मैन पावर डिप्लॉय करके रशिया के साथ वॉर नहीं करना चाहेगा। इससे ना सिर्फ उनको इकोनॉमिकली लॉस होगा बल्कि मैन पावर लॉस भी होगा। और इस टाइम पे रशिया के साथ वो लड़ाई ऑब्वियसली नहीं करना चाहेंगे क्योंकि रशिया अभी अग्रेसिव पोजीशन पे है। अभी भी वही हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले रशिया के कब्जा करने के बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने ट्वीट किया कि एवरीवन हैज़ लेफ्ट अस अलोन टू फाइट अगेंस्ट रशिया। दोस्तों, इस पूरे इशू को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे चलना पड़ेगा 1991 में, जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ एंड रशिया, यूक्रेन ये सारे नए नए नेशंस बने। यूक्रेन उस टाइम पे रशिया के बाद वन ऑफ द बिगेस्ट नेशन था इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। अगर फास्ट फॉरवर्ड टू 2005 देखेंगे तो उस टाइम पे प्रो यूरोप या प्रो रशिया यूक्रेन के पॉलिटिक्स में एक डिवाइडिंग लाइन बन चुकी थी। यूक्रेन में इलेक्शंस होने वाले थे एंड 2 प्रोमिनेंट कैंडिडेट्स, विक्टर यूशेंको जो कि प्रो यूरोप थे और विक्टर यानुकोविच जो कि प्रो रशिया थे, ये दोनों कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे उस टाइम पे। वहाँ के इलेक्शंस में यानुकोविच को जीत हासिल हुई, लेकिन यूक्रेन में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चलने लगा ऑरेंज रेवोल्यूशन के नाम से, क्योंकि लोगों को लगा ये पूरा इलेक्शन करप्शन के बेसिस पे फाइट किया गया है। यूक्रेन के सुप्रीम कोर्ट ने री इलेक्शन का फैसला किया एंड उस री इलेक्शन में यूशेंको की जीत हासिल हुई। थोड़ा सा अगर हम समय में आगे बढ़ते हैं 2010 की तरफ, जब यूक्रेन में फिर से इलेक्शंस हुआ। इस टाइम यूशेंको हार गए एंड यानुकोविच यूक्रेन के प्रेसिडेंट बने। यानुकोविच, याद रखिए, प्रो रशियन थे। उस टाइम पे यूक्रेन को ईयू की तरफ से डील मिला कि वो ईयू में शामिल हो जाए, लेकिन यानुकोविच सिंस वो प्रो रशियन थे उन्होंने वो डील साइन नहीं किया एंड वो देश छोड़ के रशिया पलायन कर गए। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाए रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन। क्रेमलिन से प्रेसिडेंट पुतिन अब पिक्चर में आते हैं और वो इसी पूरे मौके का फ़ायदा उठाते हुए क्रीमिया को एनेक्स करते हैं। क्रीमिया के एनेक्सेशन के ऊपर अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप इस वाले वीडियो पे जाके क्लिक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। इसी अटैक को देखते हुए रशिया में जो 2 रीजन में प्रो रशियन फैक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए और उन्होंने रशिया ज्वाइन करने की मांग की। ये रीजन्स थे लुहांस्क और डोनेट्स्क के। इस तरह रशिया ने यूक्रेन पे अपना कब्जा पॉलिटिकली बनाना बहुत पहले ही शुरू कर दिया था।
दोस्तों अगर हम यूक्रेन की बात करें तो जब यूक्रेन का देश बना था उस टाइम पे यूक्रेन के पास काफ़ी सारे न्यूक्लियर वेपन्स थे एंड ये सारे न्यूक्लियर वेपन्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस थे। लेकिन आज यूक्रेन के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन बचा नहीं है। तो आखिर ऐसा कैसे हुआ? दोस्तों 1994 में या आप बात करते हैं 1991 में ही जब यूक्रेन का देश बना था तो उनकी इकॉनमी इतनी बड़ी नहीं थी कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को संभाल सके। दूसरा, इंटरनेशनल एजेंसीज को डर भी था कि कहीं यूक्रेन न्यूक्लियर मिसाइल्स को किसी के ऊपर यूज़ ना करे। इसीलिए 1994 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम साइन हुआ जिसमें यूके, यूएसए और रशिया ने यूक्रेन से ये प्रॉमिस किया कि कभी भी अगर यूक्रेन को किसी अग्रेशन का फेस करना पड़े तो यूएनएससी तुरंत उनके सपोर्ट में आएगा। इसी चीज़ को देखते हुए यूक्रेन ने मेमोरेंडम साइन कर दिया और रशिया के पास अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स भेज दिए डिसमेंटल करने के लिए। इसी मेमोरेंडम को रशिया ने तोड़ा 2014 में जब उसने क्रीमिया पे कब्जा किया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। यूएन, नेटो, इतने सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आखिर कुछ कर क्यों नहीं रही है? दोस्तों सीधे तौर पे बात ये है कि यूक्रेन नेटो मेंबर नहीं है, तो नेटो फोर्सेस अपने सारे हेल्प मोरली ही सीमित रख रहे हैं, मैन पावर डिप्लॉय करने से कतरा रहे हैं। नेटो ने फाइनेंशियल हेल्प भी की है यूक्रेन की, इवन आर्म्स एंड एम्यूनेशंस भी दिए यूक्रेन को, लेकिन अपने ट्रूप्स यूक्रेन में डिप्लॉय नहीं कर रही है। इसके साथ ही जो भी देशों का रशिया के ऊपर कोई भी लेवरेज बनता है, जैसे कि यूके, यूएस, कनाडा, जर्मनी, ये सारे देशों ने पुतिन और उनके फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरोव पे कई सैंक्शंस लगाए हैं। फ्राइडे शाम को यूएनएससी की मीटिंग भी हुई थी टू कंडेम रशिया। यूएस और उनके साथ 10 एलाइज ने रशिया के अगेंस्ट वोट किया। चाइना, इंडिया और यूएई न्यूट्रल थे एंड उन्होंने ये बोला कि डिप्लोमेटिक वे इज द ओनली वे टू सॉल्व दिस इशू। लेकिन सिंस रशिया एक परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का, उसने वीटो भी अप्लाई कर दिया। दोस्तों इंडिया का न्यूट्रल रहने का ऑब्जेक्टिव साफ था एंड उन्होंने ये कोट करते हुए वोटिंग से एब्सटेन किया खुद को। कई एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि अगर दूसरे देश एग्रेशन शो करेंगे रशिया के खिलाफ तो वर्ल्ड वॉर 3 के आसार साफ दिखने को मिलेंगे। पुतिन ने भी पहले ही चेतावनी दी है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करने से कतरेंगे नहीं अगर कोई भी देश इस इशू पे इंटरफेयर करने की कोशिश किया मिलिट्री वाइज। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के हिसाब से भी ये वॉर जल्द ख़त्म होने वाला नहीं है एंड उन्होंने बाकी देशों से भी गुजारिश की कि खुद को तैयार रखें रशिया के विरुद्ध लड़ने के लिए। Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. दोस्तों अब इंडिया का पोजीशन एक बार क्लियरली समझ लेते हैं। इंडिया का पोजीशन पूरा डिलेमा वाला पोजीशन है। एक तरफ है रशिया जो कि इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एड्स एंड इक्विपमेंट्स। हमें पता है कि इंडिया कितना सारा मिलिट्री इक्विपमेंट रशिया से इंपोर्ट करता है। दूसरी तरफ यूएस है जो इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर है इन टर्म्स ऑफ अलायंस अगेंस्ट चाइना।
इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। तो एक तरफ डिफेंस, दूसरी तरफ इकॉनमी। अब इंडिया की इकॉनमी ऐसे ही खराब हो चुकी है इस वॉर के चलते। सेंसेक्स, निफ्टी, सारी चीज़ें डाउनफॉल हो रही हैं। और अब तो ऐसा भी लग रहा है कि रशिया के ऊपर अगर और ज़्यादा सैंक्शंस लग जाएंगे तो इंडिया ऑयल भी इंपोर्ट नहीं कर पाएगा, एंड इससे ऑयल प्राइसेस पे भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा, काफ़ी महंगा बन जाएगा पेट्रोल। ऐसे में इंडिया और ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता अपने इकोनॉमिक डाउनफॉल के लिए। इंडिया की यूएन में टेक को लेकर रशिया ने भारत की खूब ज़्यादा तारीफ की है। यूक्रेन और यूएस अभी भी इंडिया से पॉलिटिकल सपोर्ट की उम्मीद रखते हैं, एंड इसीलिए बहुत सारा प्रेशर भी आ रहा है जीओआई को। अब इस मुद्दे में आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस मुद्दे के टाइम टू टाइम अपडेट्स मैं आपके सामने लाते रहूँगा, क्योंकि ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुका है, एंड इससे आप, मैं और दुनिया के तमाम लोग बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। इसीलिए इस सिचुएशन को आपको, हमको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना और जानना बहुत ज़रूरी है।